आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो राजनीति को न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं बल्कि मानवीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखते और उसे समझते भी हैं। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट और कॉस्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक व प्रवर्तक श्रीमान विजय मानकर साहब। आज के इस पॉडकास्ट इंटरव्यू में हम समझेंगे कि एआई तकनीक के इस दौर में भारत कहां खड़ा है, 2047 का विकसित भारत क्या समावेशी भारत होगा या फिर नहीं, और भारत में चुनावी व्यवस्था को बदलने की क्यों नितांत आवश्यकता है। विजय मानकर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एआई के इस तकनीक में भारत को आप किस तरह से देखते हैं? इस तरह के संदर्भ को लेकर लगातार देश की सरकार चर्चा कर रही है, लेकिन कई प्रकार के सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ तक इन्वेंशन है, रिसर्च है या इनोवेशन है, उसमें अभी इंडिया काफ़ी पीछे है। लीडिंग लेवल पर जो है अभी इसमें यूनाइटेड स्टेट्स है और इससे बस 3 महीना पीछे चाइना है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैथमेटिक्स होता है, वो मैथमेटिकल जो कोड्स है उसको लिखने के लिए, और एलएलएम जिसको बोलते हैं, लार्ज स्केल लर्निंग मशीन्स जो हैं, उसमें पर्टिकुलरली ये 2 चीज़ों में भी इंडिया काफ़ी पीछे है। प्लस इसमें बहुत सारे डेटा सेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डेटा सेंटर्स अभी हमारे इसमें बनने की जस्ट शुरुआत हुई है, और इसके साथ में फिर इसके जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो होता है, उसका भी इकोसिस्टम बन रहा है। यदि मैं अमेरिका और चाइना के मुकाबले में कहूँ तो एटलीस्ट हम लोग अभी इस क्षेत्र में 15-20 साल से भी ज़्यादा पीछे हैं। और जिस स्पीड से चाइना आगे जा रहा है, मुझे लगता है एआई के इसको रेस नहीं कहना चाहिए, पर इस इन्वेंशन में चाइना आने वाले 1-2 साल में ये अमेरिका को ओवरटेक कर लेगा। आपको क्या लगता है किस तरह की रिसर्च, इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत है भारत में एआई को लेकर, जिस तरह का इसका प्रभाव दुनिया में लगातार बढ़ते जा रहा है? मैंने जो बेसिकली कहा है, इसका जो मैथमेटिकल कोर्स है और मशीन लर्निंग जो है, वो 2 चीज़ों का रिसर्च बहुत बड़े पैमाने पर होने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है हमारे पास में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट जो है साइंस की, जैसे यूएस में है या बाकी कंट्रीज़ में, वैसी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे यहाँ जो प्राइमरी जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ है, जो एक हाथ जो है वो पहले 50 में है। लेकिन जो कट थ्रू टेक्नोलॉजी जैसे कैलटेक है या आपकी MIT है यूएस में, या मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है, या तिंगशुआ यूनिवर्सिटी है चाइना में, पीकिंग यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जिस लेवल के रिसर्चेस हो रहे हैं उसमें अभी तक इंडिया काफ़ी पीछे है। तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में ज़्यादा रिसर्च होना चाहिए, प्लस मशीन लर्निंग में जो लैंग्वेजेस है उसके ऊपर में रिसर्च होना चाहिए। और डेटा सेंटर्स को हमको बनाने की ज़रूरत है बड़े पैमाने पर। तो डेटा सेंटर्स के लिए भी जो आपकी जो चिप्स लग रही है, जो इंटेलिजेंट चिप्स होती है, तो वो चिप्स जो है इंडिया में भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। अभी हमारे पास में जो सेमीकंडक्टर चिप्स हम मैन्युफैक्चर करने की जब शुरुआत हुई है 2025 में, लगभग दिसंबर में, वो 28 नैनोमीटर्स है, जबकि जापान में अभी जो काम चल रहा है वो 2 या 3 नैनोमीटर्स में चल रहा है। चाइना वगैरह में 8 नैनोमीटर्स वगैरह की चिप्स बनती है। तो सेमीकंडक्टर चिप्स ही हम लोग अभी 28 से शुरू कर रहे हैं, और जिसको GPUs कहते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक जो चिप्स हैं, वो भी हमारे इंडिया में अभी नहीं बनती है। तो इसके भी प्रोडक्शन पे बहुत काम होना बाकी है। और जब तक कैलटेक और तिंगशुआ यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी डेवलप नहीं होगी, जहाँ मैथमेटिक्स का ज़्यादा जो है वो रिसर्च होगा और मशीन लर्निंग का, तब तक इंडिया थोड़ा इसमें पीछे रहेगा। और इसलिए फिर वो जो चाइना से कुत्ता आया था ना, एक, उसको बोल दिया स्टिकर लगा के हमारा है करके, इस तरह की हरकत होती रही। गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी का जो बार बार जिक्र आपने अभी अपने शब्दों में करा है, हालांकि आपने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया है, तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटीज़ अभी आपको ऐसी दिखाई दे रही है इन फ्यूचर जो एआई तकनीक में बिल्कुल भारत को आगे ले जा सकती है? क्योंकि गलगोटिया का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, बिना नाम लिए, उसका कुत्ता तो अलग अलग तरीके से काट रहा है सबको। नहीं, उसका कुत्ता तो काटेगा ही नहीं। अभी इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं, लेकिन इंडिया के साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस का भी ब्रेन बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। पर उनको जिस तरह का रिसर्च का फैसले, देखिए R&D के ऊपर में हम आधा 1% भी नहीं स्पेंड कर रहे हैं। चाइना जैसी कंट्रीज़ है, जर्मनी, जापान जैसी जो कंट्रीज़ है, वो 4 से 6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करती है। तो पहली बात तो आपको R&D पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और प्योरली साइंस के एंड टेक्नोलॉजी के R&D पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। मैं कल जो है प्रधानमंत्री जी का ये राइजिंग भारत समिट, भारत राइजिंग समिट, ऐसे डेवलप्ड इंडिया वगैरह के समिट का
उनका स्पीच में पढ़ रहा था, आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। ये व्यक्ति को अभी भी ये नहीं मालूम कि विकसित इंडिया होता क्या है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत होती है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी को ये नहीं मालूम कि उसके लिए किस तरह के एजुकेशन की ज़रूरत है, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, किस तरह के साइंस की प्रमोशन की ज़रूरत है, साइंटिफिक सोसाइटी को कैसे बनाया जाता है। उसके बाद में आपका GDP ट्रिलियन डॉलर्स में कितना होगा, आपका पर कैपिटा इनकम कितना होगा ट्रिलियन डॉलर्स में, आपकी नेटवर्क हर परिवार की क्या होगी या हर व्यक्ति की क्या होगी। दिस मैन डज नॉट नोस कि विकसित भारत के टारगेट क्या है, पैरामीटर्स क्या है। लेकिन भाषण तो बड़े बड़े दे देते हैं और वन साइड मोनोलॉग है। भाषण भी क्या, हमारे जैसे लोगों से कभी डायलॉग करने आएंगे नहीं प्रधानमंत्री, अगर आएंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। तो वी आर स्टिल वेरी बिहाइंड, लेकिन अच्छी बात है कम से कम उस दिशा में सोचे। लेकिन यहाँ मैं एक ऐड करना चाहूँगा, धर्म और जाति को लेके आप उसमें नहीं जा सकते। अगर आप धर्म और जाति को, भाषा को, राज्य को, विचारधाराओं को अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो आप विकसित इंडिया की तरफ नहीं जा सकते, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंडिया की तरफ नहीं जा सकते। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कंट्री बनने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी का बनाना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक तरफ धर्म प्रधान, जाति प्रधान समाज रखो और दूसरी तरफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करो। तो यहाँ मेजर अमेंडमेंट को करने की ज़रूरत है बीजेपी को, या हिंदुत्व का जो थॉट है उन लोगों को मेजर अमेंडमेंट करने की बात है। और बाकी जो लोग हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि रिलीजन कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, साइंस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और ऑफकोर्स ह्यूमैनिज्म को ध्यान में रख के करें। धर्म से एक सवाल ख्याल आया, इस समय देश में इस प्रकार का सिनारियो दिख रहा है, पर्टिकुलरली मुस्लिमों को, क्रिश्चियनों को और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी जो हिंदुज़म को नहीं मानती है उनको टारगेट बनाया जा रहा है। लगातार इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, टोपी देखकर, गाड़ी देखकर, कपड़े देखकर उनको बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, चाहे दुकानों में हो, चाहे शहरों में हो या और भी दूसरे सेक्टर्स में हो। कोई नमाज पढ़ रहा है तो उसके ऊपर भी मतलब इस प्रकार से टारगेट बनाना एक लोकतांत्रिक देश में। आप इस पूरे परिदृश्य को, इस बदलते हुए भारत में, एक लोकतांत्रिक भारत में बदलते परिवेश को आप किस तरह से देखेंगे? क्या इसका समाधान कुछ है देश में? ये समाधान तो है। देखिए, ह्यूमन राइट्स के एरा में, डेमोक्रेसी के एरा में ये करना मैं समझता हूँ एक तरह से पागलपन है। और जो भी कंट्री में ऐसा पागलपन होगा वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकती पूरी तरह से। देखिए, कोई भी हो, सबसे पहले वो इंसान है, वो हमारे देश का नागरिक है, उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके ह्यूमन राइट्स हमने जो है रिकग्नाइज किए। यूनाइटेड नेशंस में हमने चार्टर्स ऑफ कॉवेनेंट्स को जो है वो और ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स को जो है वो साइन किया है। ऐसे में किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी के व्यक्ति को परसिक्यूट करना आइडेंटिटी के आधार पर या किसी और तरीके से वो बिल्कुल जो है वो संयुक्तिक नहीं है। इसके लिए आपने सोल्यूशन पूछा। एक तो जो लोग प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स को मानते हैं, समझते हैं, उनको बड़े पैमाने पर उसको प्रोपोगेट करने की ज़रूरत है। माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के साथ उनको खड़े रहने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स कोई मेजॉरिटेरियन कम्युनिटी से विरोध करने की ज़रूरत नहीं गलत बातों के लिए, वो भी हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन जहाँ जहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, गलत बातें हो रही है, उसके अगेंस्ट में खड़ा होना चाहिए। पहली बात, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर ज़्यादा आवाज़ उठाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात जो है इसमें जो है मैं बार बार कहते रहा हूँ कि भाई ह्यूमन राइट्स में लॉ ऑफ रिपेरेशन का एक प्रोविज़न है। ये लॉ ऑफ रिपेरेशन का प्रोविज़न को इंडिया में लाने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कोई भी किसी कम्युनिटी का डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, प्रताड़ना कर रहा है और उससे उसको हार्म हो रहा है, इंजरी हो रही है, तो उसका कॉम्पनसेशन केवल गवर्नमेंट के बजट से नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग ऐसा टारगेट कर रहे हैं, किसी का हार्म कर रहे हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वो रिकवर किया जाना चाहिए। बचा हुआ पैसा केवल बजट से दिया जाना चाहिए। तो इंडिया में एक लॉ ऑफ रिपेरेशन के लॉ की लाने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट को वेरियस जो डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया में, जिसमें एक रिलीजन के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर के आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, एथनिसिटी के आधार पर भी आदिवासियों के साथ भी भेदभाव होता है। तो ये तमाम तरह के डिस्क्रिमिनेशंस को डिफाइन करके उसमें लॉ ऑफ रिपेरेशन का प्रोविज़न लाना चाहिए। जेल तो एक प्रोविज़न है उसका, लेकिन जेल के अलावा जो है, जिसको नुकसान भरपाई आप हिंदी में कहते हैं, उसका लाने की ज़रूरत है। 2027 में भारत को ऐसा बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर देखा जाएगा और 2047 तक भारत विकसित हो जाएगा पूर्ण रूप से। आपको लगता है कि ये जो विकसित भारत का स्लोगन है, जिसको प्रचारित किया जा रहा है सरकार के द्वारा और 2027 को लेकर जो दावा किया जा रहा है, ये समावेशी होगा, सबको साथ लेकर, सबको साथ सबके विकास को लेकर? क्या समावेशी नज़र आ रहा है आपको, या कहीं पर इसमें कुछ फॉल्ट आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, इंडिया डेवलप तो हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि हम डेवलप नहीं हो सकते।
मैं ये कहता हूँ मेरी अगर गवर्नमेंट बनी तो मैं 20 साल में चाइना अमेरिका के बराबर ला सकता हूँ, केवल 20 ईयर्स में। ऐसा नहीं कि हमारे देश में पोटेंशियल नहीं है, पर उसके लिए क्या आप वो काम कर रहे हैं ये देखने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने बेसिक सवाल पूछा कि क्या ये इंक्लूसिव होगा, समावेशकता हो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस मॉडल में अभी समावेशकता है। देखिए, आप जब तक यूनिवर्सल एजुकेशन नहीं दे रहे लोगों को, अमीर का बच्चा हो गरीब का बच्चा हो एक जैसे ही स्कूल में पढ़े 12वीं तक, फ्री एजुकेशन होना चाहिए 12th तक के। एजुकेशन में ऑफकोर्स अभी साइंस को ला रहा है, बड़े पैने पर नए करिकुलम में लाया जा रहा है। 5th स्टैंडर्ड से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी पढ़ाने की शुरुआत होगी सीबीएसई पैटर्न और आईसीएसई पैटर्न में। लेकिन अभी भी अमीर का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, गाँव का बच्चा, जंगल का बच्चा, इसमें फ़र्क है। पॉइंट नंबर 1, जब तक आप उनको यूनिवर्सल एजुकेशन नहीं दोगे 12वीं तक फ्री, तब तक ये आपका इम्पॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट एक साथ नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो है, आपके अंदर अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, या अगर एम्प्लॉयमेंट आप उसको कह रहे हैं तो वो इस तरह का एम्प्लॉयमेंट है कि लोगों को 15-20 हज़ार में काम करना पड़ रहा है। जैसे जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, ये 15,000 से 20,000 में काम कर रहे हैं। ओला, उबेर में जो ड्राइवर्स हैं वो 20-22 हज़ार में काम कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस तरह नहीं है कि 50-60 हज़ार रुपये, लाख रुपये का परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट करके हम उनको दे सकें। तो उनका इनकम अगर नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन तो रियल लाइफ इन्फ्लेशन 8 to 10% है, इनकम उनका 2-3% से भी साल में नहीं बढ़ता है, तो वो सेव क्या करेंगे? और अगर सेव नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो इंक्लूसिवनेस तो इसमें बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात, जिसको हम नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क यानी टोटल हमारे पास में कितना पैसा है, कितनी एफडीज़ है, कितना म्यूचुअल फंड्स है, कितना हमारे पास में स्टॉक्स है, गोल्ड है, लैंड है, और हमारे ऊपर लोन कितना है, इसका माइनस करके जो बनता है उसको नेटवर्क कहा जाता है। तो नेटवर्क इंडिया के परिवार को बढ़ाने के लिए पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं है, परिवारों को खुद भी इसमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी भी होनी चाहिए कि भाई सबको ज़मीन है, सबको घर है, सबको शिक्षा है, सबको स्वास्थ्य है, सबको सामाजिक सुरक्षा है और सबको रोज़गार है। ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी पॉलिसीज़ को बनाया जाए, और एजुकेशन पर्टिकुलरली जो मैंने कहा सबको फ्री किया जाए 12वीं तक के, और यूनिफॉर्म दिया जाए। जब ऐसा होगा तब वो इंक्लूसिव होगा, तब तक वो इंक्लूसिव नहीं होगा। और अगर हम 3rd नंबर पर भी आते हैं, जो आप अभी जर्मनी को क्रॉस कर जाएंगे तो आप 3rd नंबर पर आ जाएंगे, 4 ट्रिलियन जैसे आप क्रॉस करेंगे। लेकिन इंडिया 3rd नंबर पर आने का मतलब ये नहीं कि इंडिया के तमाम परिवार 3rd नंबर पर आ गए, क्योंकि आपका जो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम है डॉलर टर्म्स में, उसमें आप 130 या 135 नंबर्स पर हो। तो आपको 135 नंबर से पहले 5 या 10 में आने के लिए भी आपका इनकम जनरेशन बहुत लगेगा, इन्वेस्टमेंट बहुत लगेगा, वेल्थ क्रिएशन बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इंक्लूसिव मॉडल तो मुझे नहीं दिख रहा है। 2047 तक इंडिया विकसित तो होगा, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, ऊंचा नीचा डिस्पैरिटी जरूर रहेगी। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का फॉर्म अभी डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने, जनगणना होने जा रही। लंबे अरसे के बाद काफ़ी लोग इंतजार कर रहे थे, डिमांड भी इसकी लगातार उठ रही थी। कई सारे संगठन अभी से इसका विरोध कर रहे हैं, खासकर ओबीसी समुदाय कह रहा है कि ओबीसी की गणना होनी चाहिए। आपने इसको लेकर बिल प्रेजेंट किए हैं, इस बिल को देखें और ये जो कास्ट सेंसस का फॉर्म आया है, क्या आपको अंतर समझ में आता है? आपका क्या सुझाव होगा सरकार? कास्ट सेंसस का जो फॉर्म है वो एग्जैक्टली अभी मैंने जो नोटिफाइड फॉर्म है उसको अभी मैंने एग्जैक्ट स्टडी नहीं किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो डिक्लेयर किया है कि हम कास्ट के आंकड़े को लेंगे सेंसस में, तो अगर वो ऑनेस्ट है तो वो आंकड़ों को लेगी, अगर गवर्नमेंट ऑनेस्ट है तो। पर प्रोफार्मास को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये जो हो रहा है सेंसस, ये हाउस होल्ड्स का सेंसस हो रहा है, यानी घर का, आपके घर कितने हैं, रूम्स कितने हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, तो इसका ये सेंसस होगा। तो इसमें हेड काउंट का जो पोर्शन है वो अभी इसमें शायद नहीं है अगेन, बट मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया नोटिफाइड फॉर्म को, तो उसको देखने के बाद में मैं इसमें ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बोली है तो उसको सेंसस तो करना पड़ेगा, और रादर मैंने 2019 में पिटीशन किया था, तो उसके बाद से ही इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है अमित शाह जी की, तो उसके साथ मेरा 14 पॉइंट्स पे जो है वो राइटिंग में जो है वो करस्पॉन्डेंस, और मैंने उनको प्रूव किया है कि ह्यूमन राइट्स में और अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये सेंसस करना पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी का डेटा ही नहीं रहेगा आपके पास, तो आप पॉलिसी कैसे बनाओगे? तो मेरा जो वो लीगल आर्ग्यूमेंट हुआ है उनके साथ, उसके बाद ही तो ये गवर्नमेंट मानी हुई है। तो कैसा एग्जैक्ट परफॉर्म आएगा, जब आएगा उसको देख के डिटेल में बात करेंगे इस पर। ये जो सेंसस होगा तो इसका जो विकसित भारत का जो संदर्भ है या फिर वर्तमान का जो बजट आया है, इससे कुछ संबंध रहेगा उसका? देखिए, होना चाहिए किस तरह का संबंध, अगर आपके दृष्टिकोण से देखें, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, तो किस तरह का संबंध होना चाहिए?
देखिए, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है, हमने कुछ अपने देश में हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस के लिए कुछ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया जिसमें एक रिजर्वेशन है। तो सबसे पहली बात तो ये होगा, जैसे आंकड़ा आएगा ओबीसी का, स्टेटिस्टिक्स आएगा, तो ओबीसी के रिजर्वेशन को बढ़ाने का जो एक बहुत डिमांड है उसको बहुत बड़ा जस्टिफाइड एक डेटा मिल जाएगा। दूसरा, हमारे बजट में हम जैसे ट्राइबल सब प्लान का पैसा देते हैं, शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा देते हैं, उसी तरह ओबीसी के भी बजट में का भी एलोकेशन होता है। तो वो एलोकेशन को वेरियस सेक्टर्स में बढ़ाने का जो है एक जस्टिफाइबल डेटा आ जाएगा कि भाई ओबीसी कौन से क्षेत्र में कितना पिछड़ा है, एजुकेशन में कितना पिछड़ा है, लैंड में कितना पिछड़ा हुआ है, बिजनेसेस में कितना पिछड़ा हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ है। ये तमाम चीज़ों को देख के आ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो होना चाहिए, जो मुझे लगता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उस तरह से ओबीसी का भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये डेटा आएगा तो उसके बाद में ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज पे भी जो है वो काम करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली पार्लियामेंट और असेंबली की सीट्स रिजर्व होना चाहिए। हम गुलामी की निशानियों को मिटा रहे हैं। भारत की चुनावी व्यवस्था जो है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसे ब्रिटेन से लिया गया है हमारे संविधान में। सरकार ने अभी लुटेरेंस की सीमा को हटाने का जिक्र किया। इसके पहले सीआरपीसी, आईपीसी, इन कानूनों को बदलकर बीएनएसएस और बीएसएस जैसे कानूनों में परिवर्तित किया है। आप बार बार क्लेम करते रहते हैं कि भारत की चुनावी व्यवस्था खराब है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। क्या सरकार को नहीं लगता कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अगर उधार की है, ब्रिटेन के द्वारा दी गई व्यवस्था है, हमारे संविधान में जरूर है, तो इसको अब समय आ गया है, इसको बदला जाए? आपके अनुसार, आपके दृष्टिकोण से क्या लगता है, इसको बदलना कितना ज़रूरी है, कितनी नितांत ज़रूरत है? नहीं, वो ये जो कह रहे हैं कि हमने जो ब्रिटेन से जो कॉलोनियलिज्म था उसकी जो निशानियाँ उसको हम चेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी बहुत सारे सिम्बॉल्स को चेंज किए, नाम बदल रहे हैं। जैसे राजभवन से लोक भवन भी किया गया है, गवर्नर्स बंगलो बोला जाता था ना, इसको गवर्नर्स हाउस, वहाँ से भी किया है। तो आपका सवाल बड़ा रिलेवेंट है कि जो इंडिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जो डिफेक्ट है वो है चुनावी व्यवस्था, जिसको मैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम कहते हैं कि आपको चुन के आने के लिए केवल एक वोट ज़्यादा की ज़रूरत है। मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन है, आपको 5 लाख वोट मिलता है, लेकिन वो 51% वोट नहीं है। आपके अपोनेंट को 5 लाख 1 वोट मिलता है, वो भी 51% नहीं है। तो लेकिन जिसको 1 वोट ज़्यादा मिलता है वो पार्लियामेंट जाता है, दूसरे को घर बैठना पड़ता है। यानी हमारे देश में एवरेज वोट 35-40% वोट लेकर जो है वो MP MLA बनता है। तो ये तो डेमोक्रेसी का रूल नहीं है। डेमोक्रेसी का पहला रूल है कि 51% वोट होना चाहिए। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम कॉलोनियलिज्म की जितने सिम्बॉल्स हैं उसको हम लोग जो है वो मिटा रहे हैं, तो फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाने की ज़रूरत है, जिसमें जो है 99.99% वोटर्स जो है, जो पार्टी जो है ओपन लिस्ट में जो कैंडिडेट देगी उसमें जो है अगर आपको 99.99% जो वोट है, यानी सपोज कट ऑफ लिमिट आप 0.15% वोट का डालते हैं, यानी मान लीजिए आज के तारीख में लोकसभा के चुनाव में 10-12 लाख वोट किसी पार्टी को यदि मिल जाए, सपोज API को 10-12 लाख वोट मिल जाए, तो उसका एक MP कम से कम जाएगा लोकसभा के अंदर। तो वो सिस्टम को लाना चाहिए। तो अगर मोदी गवर्नमेंट को लगता है कि तमाम जो कॉलोनियलिज्म की निशानियां हैं उसको जो है हम मिटाना चाहते हैं, तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाने में क्या अर्ज है, उनको लाना चाहिए। हाल ही में हुए चुनाव के जरिए अगर हम समझना चाहें किस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो एक आध कोई चुनाव जिसको आपने वैल्यूएशन किया होगा, जिसको समझा होगा, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है और FPTP सिस्टम, इसके बीच काफ़ी खाई भी दर्शाता है। देखिए, कोई भी चुनाव आप लीजिए, लोकसभा का लीजिए या विधानसभा का भी लीजिए, अभी भी विधानसभा में जो चुनाव हुआ ना उसमें लीजिए पूरे NDA का जो वोट है वो अभी भी 51% वोट नहीं है, लेकिन उनकी सीटें 60% से ज़्यादा आ गई है। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 40% 45% के बीच में उनको वोट है, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार एंड ऑल, जो पासवान जी के लड़के वगैरह थे सब मिला के BJP को, लेकिन सीटें 60% से ज़्यादा हैं। अगर आपको 51% वोट नहीं है, इसका मतलब बिहार में मुझे लगता है कितना सीट्स है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं, 240 कुछ नहीं, एग्जैक्ट सीट्स मैं बोल नहीं पाऊँगा, उसमें 288 है या 240 है, तो पर 51% सीट्स जो आपको लगती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वोट भी 51% होना चाहिए। वो है नहीं NDA को, लेकिन सीट उनको 60-65% आ रही है। ठीक, आप लोकसभा का भी देख लीजिए, तो लोकसभा के अंदर में भी BJP को जितना % वोट है, वो वोट मुझे लगता है 30%, 31-32% के आसपास है,
लेकिन उसकी सीट्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आप रफली 30% सीट्स कैलकुलेट करते हैं तो 5 3 15, 160, 165, 170, मैक्स टू मैक्स 175 सीट्स होनी चाहिए थी बीजेपी को, लेकिन उसको 240 सीट्स आई है लोकसभा के अंदर में, 240 या 243 आई हुई है। तो ये दर्शाता है कि आपको कम परसेंट वोट में भी ज़्यादा जो है वो सीटें आती है। तो ये तो डिस्प्रपोर्शनेटली आपको जो है सीटें देता है पार्लियामेंट में और असेंबलीज में। और जो पार्टीज़ को, जैसे मान लीजिए कि किसी को 1 2 5% वोट मिला है, लेकिन उसको एक सीट में इतना वोट नहीं मिला कि वो जो है वो चुन कर आ सके, तो उसका एक भी एमएलए एमपी नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि सारे लोगों का, छोटी पार्टीज़ का, माइनॉरिटीज़ का, गरीब लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो दुनिया के 102 कंट्रीज़ में पीआर सिस्टम एंड मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है, जैसे जापान का मैं बताता हूँ आपको। जापान में लगभग 38% सीट्स पीआर में है, 38% सीट्स, रफली 40% सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जापान में। क्योंकि जापान में भी उन्होंने इस चीज़ को देखा था कि भाई बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो है इसमें जा रहे हैं, मेजर पार्टी से जा रहे हैं, छोटी जो कम्युनिटीज़ है, छोटी पार्टीज़ है, उसमें नहीं जा पा रही, तो उन्होंने उस सिस्टम में पीआर सिस्टम लाया। और अभी जापान में 40% सीट्स लगभग जो है वो पीआर सिस्टम की ओपन लिस्ट से जाती है, जिसमें सभी को मौका मिलता है। तो ऐसा इंडिया में होना चाहिए। जब तक इंडिया में ऐसा नहीं होगा, ये जो डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी 51% का भी नहीं है, और जो अल्टीमेट रूल है डेमोक्रेसी का, प्रोपोर्शनैलिटी का, 99.99% का, वो तो बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में। भारत में चुनावी चंदे में बिल्कुल भी पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही है। जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा चंदा जा रहा है वो उसका बेजा इस्तेमाल कर रही है चुनाव में। और दूसरी चीज़ें ये हो रहा है, अभी वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है उनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी स्कीमों को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में सीधा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है देश के नागरिक आत्मनिर्भर हो पाएंगे? इसके लिए आपके पास क्या मॉडल है? सीधी बात है, डीबीटी इज़ ए डिफरेंट थिंग, आपको जो देना है गरीबों को दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रल फंडिंग को लेकर बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। पहली बात, कंपनीज़ के ऊपर बैन लगना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेट करने के लिए। अगर उनको डोनेशन करना है तो एक इलेक्ट्रल ट्रस्ट बनाया जाए, नेशनल इलेक्ट्रल ट्रस्ट, उसमें वो डोनेट करे, अपना टैक्स का एग्जम्पशन ले ले कंपनी, और भूल जाए, वो डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना दे। वो नेशनल इलेक्ट्रल ट्रस्ट वो मैनेज होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए उस ट्रस्ट में। और एक फार्मूला आप डिसाइड कर दीजिए, जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट है पिछले इलेक्शन में, उसके हिसाब से उसको पैसा दीजिए। जो पार्टी नई कॉन्टेस्ट कर रही है उसको भी एक मिनिमम अमाउंट दीजिए, और कैंडिडेट्स को भी एक मिनिमम अमाउंट दीजिए आप। और 2000 के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है इलेक्शन में, उसको आप चेक से कंपलसरी कर लीजिए। जैसे ही आप उसको चेक से करेंगे तो वो जीएसटी सीएसटी के दायरे में आ जाएगा, तो वो आपका, उसमें से आपको टैक्स भी वापस मिलेगा और ऑडिट अकाउंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण बातें, एक डायरेक्ट डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज़ पर बैन लगना चाहिए कंपनीज़ के द्वारा, बिजनेसेस के द्वारा, और नेशनल इलेक्टोरल फंड को बनाकर उसमें से सारी पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को पब्लिक फंडिंग दिया जाना चाहिए। ये बात अगर हो जाती है तो मैं समझता हूँ गरीब और अमीर के बीच में का जो चुनाव है वो इक्वल होने लग जाएगा, तब जाके जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम हमारा ठीक होगा। और डीबीटीज़ वगैरह जो है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, अगर वो गरीबों को दिए जा रहे हैं तो उसमें कोई गैर नहीं है, पर वो जानबूझ के टारगेट करके भी किया जाता है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन होता है। पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव के बीच में, क्योंकि अभी बिहार इलेक्शन देखा हमने, महाराष्ट्र इलेक्शन देखा, वहाँ पर अगर 1 करोड़ 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में अगर 10-10 हज़ार गए तो वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता ही बन जाएगा ना, वो वोटर कहाँ रह जाएगा? ऐसी स्थिति में क्या चुनाव प्रभावित नहीं होता? तो निर्वाचन आयोग को क्या सुझाव देना चाहेंगे? किस तरह का निर्वाचन आयोग को क्या कदम उठाना चाहिए? चुनाव आयोग तो सुझाव के अभी देने के लेने की कंडीशन में नहीं है। मैं कह रहा हूँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में का वायलेशन हो रहा है, तो इसको तो इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। मेरा ये सवाल है कि चुनाव आयोग उसकी ड्यूटी नहीं करता है तो क्या रेमेडी है कॉन्स्टिट्यूशन में? देयर इज नो रेमेडी। जी बिल्कुल, आप जो सवाल है सर आपका, मेरा जो सवाल है ये मैं कह रहा हूँ, अभी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप ईवीएम मशीन को उठाकर तोड़ दें तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग अगर इलेक्शन के अंदर में उस मशीन को, टैंपर्ड मशीन को दे दे और चुनाव हो जाए, तो आप चुनाव आयोग के किसी भी ऑफिसर पर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डेटा ही नहीं है उसको प्रूव करने के लिए टैंपर्ड है कि नहीं। आपको भी लगता है कि ईवीएम पे हैकिंग संभव है? इसमें टेम्परामेंट किया जा सकता है? बिल्कुल 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 किया जा सकता है।
क्योंकि ये बेसिकली कंप्यूटर है और जो भी कंप्यूटर है उसको टैम्पर किया जा सकता है, भले ही वो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, लेकिन कोई भी कंप्यूटर को जो है वो टैम्पर किया जा सकता है। इसके अंदर एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो माइक्रो कंट्रोलर में ALU जिसको कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिस भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में ALU होता है वो कंप्यूटर होता है, और अगर वो कंप्यूटर है तो उस पर कंप्यूटर लॉ अप्लाई होना चाहिए, इंडिया का इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। वो अभी तक अप्लाई नहीं किया पार्लियामेंट ने। हमारी जो मीटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने उसको अप्लाई नहीं किया। इलेक्शन कमीशन इसको लेकर साइलेंट है। तो मशीन टैम्पर हो सकती ना, उस मशीन में क्या है ये मुझे नहीं मालूम। आपका ये माइक है, इस माइक में मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि क्या है, क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, आपको भी नहीं मालूम क्या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस है उससे ही देखा जा सकता है कि इसमें क्या है या क्या नहीं है। पेपर पर बोल देने से माइक ठीक है, ठीक है, ये तो एक ट्रस्ट हो गया। लेकिन जो हमको कलेक्टर कह रहा है रिटर्निंग ऑफिसर की मशीन ठीक है, तो कलेक्टर ने कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेशन थोड़ी करवाया है उसका, तो मशीन टैम्पर हो सकती है। मैं ये कह रहा हूँ आप मशीन लेकर भागो तो आप पर केस है, अगर इलेक्शन कमीशन टैम्पर्ड मशीन दे तो उस पर कोई केस नहीं है। और आप किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके किसी भी कमिश्नर को पार्लियामेंट इम्पीच तो कर सकता है थियोरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली इंडियन हिस्ट्री में एक भी जज या एक भी इलेक्शन कमिश्नर आज तक इम्पीच नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव जो निर्धारित राशि है वो तो वही है, लेकिन जो कैंडिडेट है मनमाफिक पैसा खर्च कर रहा है, कहीं पर 4 करोड़ कहीं पर 10 करोड़ का भी ADR की रिपोर्ट जो आती है उसमें अलग अलग पार्टियों का अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग डेटा आता है। DBT के जरिए भी लगातार चुनाव के दौरान जो पैसा बांट रही है उसकी वजह से भी सरकारों पर कर्जा बढ़ते जा रहा है। हम देख रहे हैं कि चाहे राज्य की सरकारें हो चाहे केंद्र की, बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका है और अब सरकार देख रही है जंगलों पहाड़ों पर्वत की ओर जा रही है जिनमें मिनरल्स है बड़े पैमाने, उसको निकालने के लिए जो कानून बने हैं, जो संवैधानिक अधिकार, उनको बाईपास करते हुए वहाँ से खनन करते हुए मैंगनीज हो, बॉक्साइट हो या आयरन हो या फिर दूसरा मिनरल्स हो, सबको निकालने की तैयारी कर रही है। ये कितना आपको लगता है कि किस तरह से सरकार को इसमें बाइंड किया जा सकता है, क्या इसका प्रोविजंस है? क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप आंदोलनों से सरकार रुक नहीं रही है, डंडे के जोर पर भी सरकार उत्खनन के जरिए उद्योगपतियों को, माइनिंग कंपनियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए, डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए आप अगर शेड्यूल्ड एरिया में, पर्टिकुलरली मैं कह रहा हूँ आदिवासियों के एरिया में जाके वहाँ पर अगर आप खनिजों को ले रहे हैं, माइंस ओपन कर रहे हैं, कंपनीज़ को ओपन कर रहे हैं, और अगर आदिवासियों की ग्राम सभाओं का आप परमिशन नहीं ले रहे हैं, आदिवासियों की ग्राम सभाओं को आप नहीं पूछ रहे कि क्या कैसा डेवलपमेंट होना चाहिए, और अगर वो आप आदिवासियों की ग्राम सभा अगर आपको परमिशन देना भी चाहती है तो आदिवासियों को आप ज़मीन के एवज में ज़मीन और मिडिल मैनेजमेंट में कंपनी और शेयर होल्डर नहीं बना रहे आदिवासियों को अगर 2-4-5% का, तो मैं समझता हूँ कि ये तो आदिवासियों के साथ में बहुत बड़ा छलावा है, बहुत बड़ा शोषण है आदिवासियों के साथ में। भाई आपको मिनरल्स रखते तो लीजिए ना, आपको मना किसने किया, पर आप आदिवासियों की ग्राम सभा का परमिशन तो ले लीजिए, आदिवासियों को शेयर होल्डर तो बनाइए, उसका वो कंपनी में वहाँ के माइनिंग में कोई बेनिफिट जो है आदिवासियों को तो कुछ हो। और आदिवासी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि पर्यावरण को कैसे अच्छा रखा जाता है, क्योंकि 50,000 साल से जंगलों में वो रहे हुए हैं, जंगल के साथ, प्रकृति के साथ में वो जिए हुए हैं, उनको मालूम है डेवलपमेंट कैसा होता है प्रकृति के साथ। तो गवर्नमेंट अगर ये नहीं कर रही है और प्राइवेट कंपनीज़ को इलीगल तरीके से ये कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये तो बड़े पैमाने पर वायलेशन है, पैसा लॉस का भी वायलेशन है, 5th शेड्यूल का भी वायलेशन है। और मैं आदिवासियों की ग्राम सभाओं से करूँगा कि वो प्रॉपर ढंग से ग्राम सभाएं करके रिजोल्यूशंस को दे सारी अथॉरिटीज़ को कि वो क्या चाहते हैं, और अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हाई कोर्ट में फिर जाने की तैयारी करे सारी की सारी आदिवासियों की ग्राम सभा। उदाहरण के तौर पर मैं बालाघाट के दक्षिण बैहर का संदर्भ लेना चाहूँगा, जहाँ पर ट्रांसपेक्टिंग लाइसेंस दिया गया है, माइनिंग लीज दी गई है और EIA की जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें जो शेड्यूल एरिया पहले से है, जैसा कि नियम लागू है 2022 में और जो कानून पहले से बना हुआ है, उसको बाईपास करते हुए EIA की रिपोर्ट में कहा गया कि यहाँ पर आदिवासी नहीं, वाइल्ड लाइफ नहीं, वहाँ की इको डेंसिटी कुछ भी नहीं है और जल संरचनाओं को भी बताया नहीं गया। इस तरह से छुपाया गया और जनसुनवाई करने की कोशिश की जा रही थी। चूँकि विरोध हुआ तो फिर वो जनसुनवाई अब टल चुकी है। आगे किस प्रकार का क्या प्रयोग करना चाहिए लोगों को, ग्राम सभाओं को, वहाँ के क्षेत्रीय नेताओं को या फिर वहाँ के खासकर सामाजिक संगठनों को जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है कि ये रुक सके वहाँ पे, या फिर आप जो बातें कर रहे हैं कि आदिवासियों को उसमें शेयर होते हैं, राइट्स मिल सकता है?
आपको क्या संभावना है, कैसे रोका जाए? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो ट्राइबल एरियाज़ में ट्राइबल लोगों ने बीजेपी को वोट करना बंद करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती तो वहीं कर दी, बीजेपी को वोट करना जब से शुरू किया, बीजेपी के ज़्यादा एमपी एमएलए आए। ये बात मैं 2007 से कह रहा हूँ, जैसे जैसे बीजेपी आएगी आदिवासी को गैर आदिवासी बनाने की कोशिश करेगी और जल ज़मीन जंगल को उनसे जो है वो छीनने लगेगी। और ये सारी चीज़ें वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनके 8-10 जो लोग हैं उनको देंगे। तो पहली बात तो वोट देने की बंद करना चाहिए और पॉजिटिव वोट देना चाहिए अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को। अगर एपीआई के एमपी एमएलए आएंगे तो ये क्षेत्रों में जल ज़मीन जंगल को और संस्कृति को प्रोटेक्ट करने की जो हमारा जो काम है वो ज़्यादा आसान होगा। पॉइंट नंबर 1, ये काम तो पॉलिटिकल लेवल पर करने की ज़रूरत है। दूसरा जो काम है, सारे आदिवासी की ग्राम सभाओं को, भले ही जो झूठी रिपोर्ट गवर्नमेंट्स ने क्रिएट की हो, सेंसस का डेटा लेना चाहिए। ब्लॉक लेवल पर सेंसस का डेटा है, कितने आदिवासी है, कितनी और कम्युनिटीज़ है, वो डेटा लेना चाहिए। शेड्यूल्ड एरिया के नोटिफिकेशंस हैं वो लेना चाहिए और ग्राम सभा करके रिजोल्यूशन पास करना चाहिए। जो उनको लगता है कि जो प्रोजेक्ट्स गलत आ रहे हैं, जो रिपोर्ट गलत है, उसका भी मेंशन कर सकते हैं अपने रिजोल्यूशंस में कि ये रिपोर्ट्स गलत है। और वो तमाम चीज़ों को जो शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन है उसको देना चाहिए, जो कलेक्टर है उसको देना चाहिए, गवर्नमेंट को और देना चाहिए और प्रेस को भी देना चाहिए इस बात को रिलीज़ करने के लिए कि भाई ये जो गवर्नमेंट की रिपोर्ट है वो किस तरह से गलत है। ये शेड्यूल्ड एरिया है, आदिवासियों का इतना पॉपुलेशन है, ये नोटिफाइड एरिया है शेड्यूल्ड जो तौर पर, और यहाँ पर जो है ये जो चीज़ें जो कह रहे हैं ये रिपोर्ट से गलत है। हमारे पास में ये प्रोजेक्ट्स में ऐसा हम इसका विरोध करते हैं, या ये प्रोजेक्ट्स होना है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन पे होना चाहिए, जिसमें पर्टिकुलरली हमको ज़मीन के एवज में ज़मीन, पॉइंट नंबर 1, मिडिल मैनेजमेंट में हमको जो है वो नौकरी, और तीसरा हमको शेयर होल्डिंग राइट देना चाहिए उसके अंदर में। ये रेजोल्यूशंस पास करना चाहिए आदिवासियों के ग्राम सभाओं में, और पॉलिटिकल लेवल पे एपीआई को वोट देना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँ। हाल ही में जो स्टीम की फाइल सार्वजनिक हुई, जिसमें कई भारतीय राजनेताओं के नाम और उद्योगपतियों के नाम सार्वजनिक हुए कहा जा रहा है, खासकर हरदीप सिंह पुरी का नाम इसमें आया, और मोदी जी के इजराइल दौरे को लेकर भी उसमें कई प्रकार के मीम्स और उसको जोड़ा गया वासिक। तो इस वैश्विक छवि से इसको जोड़ा जा रहा है, बीजेपी के द्वारा वैश्विक छवि को धूमिल करने का प्रयास बताया जा रहा है। लेकिन क्या सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए इस मसले पर, क्या करना चाहिए आपके नजर? श्वेत पत्र लाना चाहिए, और अगर आप खुद गलत दूसरों को कह रहे हैं, नंगी राजनीति कर रहे हैं, भाई आपका नाम निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैचारिक नग्नता है, तो वैचारिक और कृति की नग्नता है वो भी उसमें दिखती है। और आपको सीखना चाहिए, ब्रिटेन में आपको देखे कि रॉयल फैमिली के जो ब्रदर थे उनके जो है उनको जो है अरेस्ट करके लेकर गई पुलिस, ये एफेस्टिन फाइल्स की वजह से। तो आपके अगर कुछ मिनिस्टर्स का उसमें से रोल आ रहा है, नाम आ रहा है, क्योंकि ये जो एफेस्टिन है ना, ये बहुत बड़े पॉलिटिकल फंडर थे पूरे वर्ल्ड के अंदर में, और जितना तरह का बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को और गवर्नमेंट्स का जो सेटिंग होता है वो कराने में माहिर थे ये, और बाद में फिर ये पेडियोफिलिक भी थे, यानी चाइल्ड अब्यूज़ का भी उनके ऊपर में ये हुआ। तो इनका पैसे का बहुत बड़ा रोल है एफेस्टिन्स का, और इसलिए आप देखें कि हर कंट्री के बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, मिनिस्टर्स और उससे रिलेटेड जो लोग हैं वही जो है उसमें उनके नाम आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेटिंग की है पैसे की उनके साथ में, तो आपने, और फिर बाद में वो कन्विक्ट हुए पेडोफिलिया में, तो आपके संबंध जो है वो चाइल्ड अब्यूज़ के लोगों के साथ में रहे हुए हैं, ये प्रूव होता है। अच्छा, जब आपको नहीं मालूम था तब आप मिले, तब एक बात थी, पर जब उनको कन्विक्शन हो गया, उनको सजा हुई, उसके बाद भी मिले, ऐसे भी रिपोर्ट्स है, और एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार मिल रहे हैं उनसे, तो आप क्यों मिल रहे हैं? पैसे के लिए आप एक क्रिमिनल से मिल रहे हैं। तो आपको सबक लेना चाहिए। ब्रिटेन में जो है रॉयल फैमिली के व्यक्ति को कन्विक्शन हो रहा है, वो जेल में जा रहे हैं, तो आप अपने एक मिनिस्टर को तो कम से कम पहले तो आप कीजिए ना कि भाई आप रिज़ाइन करो, पहले रिज़ाइन तो करने को लगाइए आप अपने मिनिस्टर को, एक इंक्वायरी करा लीजिए, वाइट पेपर ला लीजिए, डिक्लेयर कीजिए, अगर वो उसमें दोषी नहीं है तो फिर से रीइंस्टेट कर लीजिए उनको। पर क्या आपको लगता है कि ऐसी पॉलिटिकल मोरालिटी की अपेक्षा हम मोदी गवर्नमेंट से कर सकते हैं? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? इंडिया में ये नहीं हो सकता। जो लोगों की केवल एक ही लक्ष्य है, सत्ता और संपत्ति, वो लोग ये काम कभी नहीं कर सकते। कभी हाउडी मोदी, कभी नमस्ते ट्रम्प जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से गहरी दोस्ती का प्रदर्शन करना अब देखने में आ रहा है कि टैक्स किंग की तरह बिहेवियर किया जा रहा है, और लगातार मोदी पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं ट्रंप के द्वारा, कभी रूस के बहाने से, तेल खरीदने के बहाने से, और अलग अलग तरीके से, चाहे इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो उसे लेकर भी कई प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश की गई। आपको इसको जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए,
अमेरिका सुपर पावर है अभी भी, आज भी चाइना सुपर पावर बन गया है ऑलमोस्ट। इंडिया एक ग्रेट पावर है, एक सुपर पावर एक ग्रेट पावर को बता रहा है कि भाई आपको हमारे साथ रहना है, आप हमारे साथ नहीं रहोगे, आप हमारी नहीं सुनोगे तो हम आपको किसी न किसी तरीके से आपको जो है रोक सकते हैं। जैसे टैरिफ्स लगा सकते हैं हम आपके ऊपर में, 50% टैरिफ्स, उसका ही जो है वो उदाहरण था। देखिए, ये अमेरिका चाइना का जो राइवलरी है जियो पॉलिटिकल सिनारियो में, इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा सर, जिस प्रकार सरकार दावा कर रही है विश्व गुरु होने का, तो क्या कथित विश्व गुरु की छवि पर भी धक्का नहीं पड़ रहा है इससे, जिस प्रकार का ट्रंप के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, टैरिफ बढ़ाया जा रहा है? नहीं, आप गुरु है किसके और आपका चेला कौन है, ये तो बताओ पहले। आप गुरु खुद तो डिक्लेयर कर दिए, पर आपका चेला कौन है, कौन मान रहा है आपको? अरे पड़ोस में आपको नेपाल तो मानता नहीं है, आपको श्रीलंका मानता नहीं है, आपको बर्मा मानता नहीं है, पाकिस्तान को आपको रह रह के आग दिखाता है, अफ़गानिस्तान के नया नया सरकार आपको जो है अभी साथ में ले रहे आप, पर वो भी आपके चेले नहीं बने। तो अब गुरु हुए किसके, ये तो बताइए आप मुझे। किसको, मोहन भागवत को बोलना है कि ये बात, या नरेंद्र मोदी को बोलना है? अब कल मैं ये नरेंद्र मोदी कह रहे थे नहीं आत्मनिर्भर भारत, तो क्या ये पॉलिटिकल स्लोगन है केवल विश्व गुरु? नहीं नहीं, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। इंडिया विश्व गुरु था ही कब? मैं ये सवाल पूछा रहा हूँ कि इंडिया विश्व गुरु था ही कब? और आज तो आप बात ही मत करो, आपने कौन सी चीज़ में इन्वेंशन कर लिया भाई? आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आपने कौन सी एक टेक्नोलॉजी मुझे बताइए, एक साइंस का रिसर्च बताइए जिसमें आपका क्लेम है कि भाई आपने उसको ढूंढ के दिया दुनिया को। कोई भी फिजिक्स में बताइए, मैथमेटिक्स में बताइए, आप मेडिकल साइंस में बताइए, आप मिसाइल टेक्नोलॉजी में बताइए, आप कृषि में बता दीजिए, कोई भी एक ऐसा रिसर्च बताइए जिस पे आप क्लेम कर सको कि दुनिया में ये हमारा इन्वेंशन है और हम ये दुनिया को खोज के दे रहे हैं। तो जब आपका कोई लीडिंग इनोवेशन ही नहीं है, कोई लीडिंग रिसर्च ही नहीं है, कोई लीडिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ही नहीं है, अभी भी आप अमेरिका, चाइना और बाकी जगह से लेके ही उसको डेवलप करें। अभी फॉर एग्जांपल आप सेमीकंडक्टर चिप बनाना चाह रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप किसकी मदद ले रहे हैं? आप ताइवान की मदद ले रहे हैं, आप अमेरिका की कंपनीज की मदद ले रहे हैं, फिर आपकी सेमीकंडक्टर चिप बना रहे हैं। अभी हमारे यहाँ रिलायंस है, बहुत बड़ी कंपनी है, मार्केट कैप में 18-20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और मुकेश अंबानी तो हमारे लीडिंग बिजनेसमैन है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें डेवलप करना है, तो आपको एनवीडिया के बगैर आप नहीं डेवलप कर सकते, तो एनवीडिया के साथ आपको पार्टनरशिप करना पड़ रहा है। रिलायंस के पास में जो 5G को ब्रेक थ्रू करने की भी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी तो 6G 7G तो बहुत दूर की बात है। तो आप विश्वगुरु हो किस चीज़ में, पहले ये तो आप मुझे बताइए। जब आपने कोई इन्वेंशन ही नहीं किया, रिसर्च ही नहीं किया, तो आप गुरु कैसे हो गए? और आपका चेला कौन? बीजेपी के मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री दावा तो कर रहे हैं लगातार। जैसे उदाहरण के तौर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव कहते हैं कि उन्होंने महाभारत काल से इंटरनेट का प्रयोग शुरू कर दिया था। संजय पूरी कहानियाँ बताते थे, पूरा आंखों देखा हाल बताते थे। अनुराग ठाकुर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो दावा करते हैं कि हनुमान जी स्वयं उनको देखकर ही प्रेरणा मिली लोगों को विमान की, या फिर पुष्पक विमान का भी जिक्र किया जाता है। इस तरह के धार्मिक स्क्रिप्चर से बातों को बताकर लोगों को जिस तरह से बताया जा रहा है, तो ये क्या, ये विश्वगुरु की श्रेणी में आता है या फिर इसका कुछ और संदर्भ है? आपको किस तरह से आप इसे देखेंगे, या आप इसको किस तरह से देखते हैं जिस प्रकार से बताया जाता है इन बातों को? देखिए, पहली बात तो इन्वेंशन की जगह, शोध की जगह, R&D की जगह इन बातों को प्रोपोगेट करना, प्रचारित करना, आप इसको क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं किसी रिलीजन पे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि रिलीजन काल्पनिक होता है और माइथोलॉजी और रियलिटी में फ़र्क होता है। एक होती है मिथोलॉजी, मिथक, और दूसरी होती है रियलिटी। अगर इंडिया पुष्पक विमान बना लिया, एटम बम बना लिया, ने ब्रह्मास्त्र बना लिया, संजय का इंटरनेट बना लिया, आप कह रहे हैं, तो उसके बाद तो बीजेपी नेताओं के, उनके मुख्यमंत्रियों के, उनके मंत्रियों के बयान सार्वजनिक है इंटरनेट पर, उन्हीं की बातें मैं उन्हीं की बात कह रहा हूँ। मैं भी किसी रिलीजन को क्रिटिक नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो भाई इंडिया, अभी तो अमेरिका और चाइना सबसे डेवलप नहीं रहना चाहिए था, इंडिया सबसे डेवलप रहना चाहिए था। और आपको इंडिया, यहाँ इंडिया धरती पे क्या कर रहे हैं आपको तो एक आधी कॉलोनी मार्स पर बना लेनी चाहिए थी अभी तक। अगर आप आज से 3500 साल पहले इतना बना लिया था, तो अभी आप इंडिया में क्यों सेटल्ड है? यहाँ पर जो है वो आपको मार्स पर बना लेना चाहिए था। बेसिकली अगर बीजेपी के मिनिस्टर्स ऐसा कह रहे हैं तो वो उनका बुद्धूपन दर्शाता है। देखिए, ऐसा होता है जब कोई मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा कह रहे हैं तो उनका बुद्धूपन दर्शाता है।
वोट के लिए शायद वो ऐसा करते हैं, पर ऐसा करने से कुछ इंडिया में बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं होगा। वास्तविकता ये है कि प्राचीन भारत में भी हमारे यहाँ कुछ संशोधन होने का प्रयास हो रहा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन उस समय में भी हम ब्रेक थ्रू नहीं किया। बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उस समय में भी नहीं हुए। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ प्रयास नहीं हो रहा। जैसे 10 डेसिमल है, तो आर्यभट्ट का नाम आता है बार बार 10 डेसिबल का, तो वो हमारे इंडियन मैथमेटिक्स से आए। हमारे यहाँ केमिस्ट्री का रिसर्चर्स थे, मेडिकल साइंसेस के रिसर्चर्स थे। ऐसा नहीं है कि रिसर्चर्स नहीं थे, लेकिन हमने बहुत बड़ा वर्ल्ड में कोई ब्रेक थ्रू कर लिया था, ऐसा जो है वो नज़र नहीं आता। दूसरी बात, अगर हम पिछले 200 साल की बात करें या 100 साल की बात करें, तो इंडिया में हमने तो कोई बहुत बड़ा रिसर्च और इन्वेंशन का ब्रेक थ्रू नहीं किया। और पहले भी हम धर्म की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपके मनुस्मृति में जो कॉस्मोस का कैलकुलेशन है वो इतना गलत क्यों है? मनुस्मृति ने कॉस्मोस के कैलकुलेशंस किए, वो कैलकुलेशंस जो है वो आज के मैथमेटिक्स में प्रूव ही नहीं होते। तो साइंस तो वो है ना जो एग्जैक्टली प्रूव होता है, तो वो तो कैसे ऐसा एविडेंस हमको कहीं मिलता नहीं है। तो ये उनका बुंदूपन है बेसिकली। मैं कहूँ किस तरह से एक्सप्लेन किया मनुस्मृति में इसको कॉस्मॉस को दर्शाया गया है, आप कैसा नहीं, वो जो साइकिल्स लिए उन्होंने, मून और इसके जो साइकिल्स लिए हैं और उसके जो ईयर्स निकाले हैं, वो ईयर से कॉस्मोस का जो एज निकाला है वो बिल्कुल अभी 14 बिलियन ईयर्स का जो एज आ रहा है अभी, जो उससे मैच नहीं होता। एग्जैक्ट कैलकुलेशन देखने पे बता पाएंगे कितना डिफरेंस आता है। बहुत डिफरेंस है, उसमें तफावत है बहुत सा। मनुस्मृति के पीरियड में कैलकुलेशन किया गया, वो कभी मैच नहीं होता। अब की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं। भारत में गांधी परिवार से आने वाले राहुल गांधी 20 साल से लगातार राजनीति कर रहे हैं और उन्हें लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी राजनीति को स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही है। वर्तमान में जिस तरह से वो बहुजन नेतृत्व को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बहुजनों को इसका फायदा मिलेगा या फिर बहुजन से निकलने वाले लीडर ही कट जाएंगे या राहुल गांधी खुद ही कट जाएंगे? आपको क्या लगता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, कैसा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? पहली बात तो लोकतंत्र में परिवार तंत्र का कहीं कोई स्थान नहीं। लोकतंत्र का अर्थ होता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और परिवार से आप अगर एक परिवार से निकल के अगर राजनीति केवल कह रहे हैं और ये कह रहा है कि भाई मेरे अंडर ये सब चीज़ें होना चाहिए, मेरे परिवार के लोग ही जो है अपॉइंटेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपकी केरला की सीट जो है जब आपने वैकेट की तो अपने बहन को जो है वहाँ पर से कैंडिडेचर बनाया। क्यों आपको केरला का कोई कांग्रेस का वर्कर नहीं मिला वहाँ से जो है खड़ा करने के लिए? तो परिवारवाद तो जो है आपके अंदर में है। पार्लियामेंट के अंदर आपके बाद जो है प्रियंका गांधी को आप प्रमोट कर रहे हैं, परिवारवाद तो है कहीं ना कहीं। तो एक परिवार, कोई भी वो परिवार हो, उसकी राजनीति केवल उसके आधार से चलना चाहिए। मैं समझता हूँ यही लोकतंत्र में गलत सोच है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बहुजन की बात जो वो कर रहे हैं, बहुजन यानी मेजॉरिटेरियन सेक्शन जो है, तो उसके लिए किस तरह की पॉलिसीज़ की एग्जैक्ट ज़रूरत है वो उनको क्लैरिटी नहीं है। रादर वो मेरी बातों को काफ़ी जो है वो चुराना वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन बोरो कर रहे हैं। जैसे ये ओबीसी सेंसस की बात है, मैंने सबसे पहले की 2019 में ओबीसी का रिजर्वेशन ये जो है 27% से बढ़ के 40-45% होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इसके लिए मैंने पार्लियामेंट को बिल दिए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को इसका पूरा आइडिया नहीं है, उनका स्टडी नहीं है, और यही कारण है कि पार्लियामेंट में वो स्टंट तो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने बिल्स मूव क्यों नहीं किए? 20 साल से आप पार्लियामेंट में हैं, आपको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर मालूम है, तो आपको अमेंडमेंट बिल्स मूव करना चाहिए। जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है उसमें काम करके कॉन्क्रीट पॉलिसी के जो है वो व्यूज़ देना चाहिए। तो राहुल गांधी जी का ऐसा जो है वो कहीं पर जो अप्रोच जो है वो नज़र नहीं आता। और वो इंडिया को कहाँ देखना चाहते हैं, कैसे देखना चाहते हैं, उसकी पॉलिसी क्या है उनके पास में, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका फ़ायदा बहुजनों को भी नहीं होगा और कांग्रेस को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्पष्ट विजन तो नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं कि राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो अक्सर भारतीय लोकतंत्र पर चर्चा करते हैं। बीजेपी इसे देशद्रोह से जोड़ देती है। तो क्या राहुल गांधी कोई कूटनीतिक राजनीतिक तौर पर कोई कूटनीति चल रहे हैं? आप एक वैश्विक बातों को मंच पर लाते हैं, तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? आप इस पूरे परिदृश्य को, जिस तरह का सिनारियो हम देख रहे हैं राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर जो देखने मिलता है, इसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे या देखेंगे आप? देखिए, राहुल गांधी अगर डेमोक्रेसी को लेकर सही में सीरियस है और तो वो उनको इंडिया में या इंडिया के बाहर जाके एक दो काम करना चाहिए।
एक तो पहले जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाने की बात करना चाहिए। दूसरा, पब्लिक फंडिंग के ऊपर जो मैंने बात की इस पॉडकास्ट में आपसे, कि कंपनीज को बैन करो और एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बनाओ और उससे जो है वो सारी पार्टीज और कैंडिडेट्स को फंडिंग करो, ये करना चाहिए। राहुल गांधी को ईवीएम को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में बिल मूव करना चाहिए, अमेंडमेंट बिल टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 एंड रूल्स 1961, ये बिल मूव करना चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसी तो तब ठीक होगी ना जब यहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम ठीक होगा, नहीं तो डेमोक्रेसी क्या है। राहुल गांधी को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करना चाहिए, जिसमें लॉ बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 51% एमपीज़ की ज़रूरत नहीं है वो लाया जाए, ताकि हमारे लॉस प्रॉपर बने। यानी 550 अगर हमारे जो है वो एमपीज़ है तो उसमें जो है 272 273 जितना भी मेजॉरिटी होती है उतने एमपीज़ ने एक्चुअली उसको वोट करना चाहिए लॉ बनने के लिए, ये लाना चाहिए। राहुल गांधी अगर इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर सीरियस है तो उन्हें ये कहना चाहिए कि जुडिशरी में रिजर्वेशन आए, उसका बिल मूव करना चाहिए। मैंने किया है, अगर मेरा बिल लेकर भी वो मूव कर सकते हैं। अगर राहुल गांधी इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर अगर सीरियस है तो जो हमारे जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट के द्वारा हो, ये उनको सजेस्ट करना चाहिए कि भाई एक स्क्रूटिनी कमेटी हो इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस एंड गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन, वो 5 नाम दे और उस 5 नाम से पार्लियामेंट वोट करे और उसको जो है वो फिर वो कमिश्नर बने इलेक्शन के। अगर राहुल गांधी डेमोक्रेसी को लेकर सीरियस है तो इम्पीचमेंट का जो लॉ है जिसमें 100 एमपी और 50 एमपी के जो क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स करके रिड्यूस किया जाए। नॉर्मल एमपीज़ 25 एमपीज़ जो है 10 एमपीज़ उसको साइन करके मूव करे और फिर प्रोसीजर हो, ये लाना चाहिए। तब जाके इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो सही होगी। अगर इंडियन डेमोक्रेसी को सही करना है तो 5 साल का इलेक्शन 4 साल में हो, ये राहुल गांधी को कहना चाहिए। अगर राहुल गांधी डेमोक्रेसी को ठीक करना चाहते तो 1 कंट्री 1 इलेक्शन बगैर कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ना हो, ये कहना चाहिए। ये बातें तो राहुल गांधी ने कभी नहीं की, तो आई डोंट थिंक ही इज़ अ डेमोक्रेट। उनको डेमोक्रेसी की समझ नहीं है राहुल गांधी। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में होते हुए भी अगर राहुल गांधी सीरियस नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी 12 साल से लगातार देश में है, आपके क्या प्रयास हुए हैं अब तक? क्योंकि आपके पास अभी तक ऐसा कोई बड़ा लीडर नहीं देखने मिल रहा है स्टेट लेवल पर जो कहीं पार्टी को सफलता दिलाए। इस सफलता से आप दूर है, लेकिन आपने क्या प्रयास किया जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं? क्योंकि आपका विज़न स्पष्ट है, देश में बदलाव आना चाहिए, पॉलिटिक्स हो रही है तो परिवर्तन के लिए होना चाहिए, अथॉरिटी अगर किसी को मिल रहा है तो उसका व्यापक असर होना चाहिए। आपने क्या प्रयास किया? देखिए, एक तो हमने 16 बिल दिए पार्लियामेंट को, इसमें पर्टिकुलरली 10 बिल इलेक्टोरल सिस्टम को पूरा ठीक करने के लिए, इस पर मैं बार बार कहते रहा हूँ। दूसरी बात जो है, ये बिल्स के वजह से ही अभी 888 एमपी होंगे देश के अंदर में। ये सारा काम जो कि हमने 45 के ऊपर पिटीशंस दी, 2500 के ऊपर आरटीआईस किए, ये सारा चीज़ें हमने ठीक करने के लिए किया। क्रेडिट तो सर बीच में रोकना चाहूँगा, इसका क्रेडिट तो मोदी सरकार ले रही है। इसका क्रेडिट मोदी इसलिए लेंगे क्योंकि देश के लोगों को ये मालूम नहीं है। मेरे पास में मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर मुझसे आकर पूछे तो मैं फाइल्स ओपन करके बता सकता हूँ उनको। अभी आप देखें ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट लगाया मोदी जी ने, ये जो मेरा बुक है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का बुक है, मैं जब से लेकर बैठा हूँ, ये 2017 में जो है ये बुक को जो है 17-18 से रिसर्च करके 19 के अर्ली 19 में पब्लिश हुआ। और मैं इसको बड़े पैमाने पर बोल रहा हूँ 2017-18 से कि इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाना पड़ेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग को एक्सेप्ट करना, रिसर्च करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसर्च करना पड़ेगा। 17-18 से मैं ये बात बोल रहा हूँ। मोदी क्यों तब 17-18 में ये बात नहीं बोली? यानी मोदी वॉज नॉट नोइंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 2017-18। मोदी वॉज नॉट नोइंग, टिल टुडे इज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटिंग, अबाउट क्वांटम फिजिक्स। अभी भी मोदी को कुछ नहीं मालूम इनके विषय। तो मोदी को ये चीज़ें फिर कहाँ से पता हो गई? मोदी के जो मिनिस्टर्स हैं, मैं अभी भी क्लेम करता हूँ उनको आज भी इसका डिटेल नहीं मालूम। मैं क्या, वैष्णव है ना वो उनके मिनिस्टर, मेटी के क्या, अश्विनी वैष्णव, मैं आज भी कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ। ये पूरी तो अलग बात है, नितिन गडकरी वगैरह ये जो है वो पुराने मॉडल हो गए। ये मैं अश्विनी वैष्णव का नाम ले रहा हूँ स्पेसिफिकली। उनको भी नहीं मालूम क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट कैसा होता है ये नहीं मालूम है। तो विजय मानकर के लिखने बोलने के बाद ही 8 साल बाद आपको पता चल रहा है, फिर आप क्रेडिट ले रहे हो। पीयूष गोयल भी है, उनके बारे में। पीयूष गोयल तो उसको जाके मैंने कहा, तब जाके वो अभी अमेरिका से किया है उन्होंने ट्रेड डील जो है। पीयूष गोयल को ये मैंने कहा था जब ये अमेरिका ने टैरिफ्स लगाया था कि भाई आपको जो है ये ट्रेड ट्रीटीज़ कैसी होती है इसका एक्सपीरियंस नहीं है, इसका नॉलेज नहीं है।
और आप जाके अमेरिका को ठीक से टैकल करो। अभी तक आप अमेरिका किया, अभी अमेरिका आपको किस जगह दिखा रहा है। तो इनके जो मिनिस्टर्स हैं ना, बेसिकली वो मिनिस्टर्स बहुत टैलेंटेड नहीं है। देखो सीतारमन मैडम को तो 8 साल 7 साल लग गए बजट को ठीक से बनाने में, अभी थोड़ा ठीक बजट बना रही, पर अभी भी वो बजट जो है 10 के रेटिंग में या 5 के रेटिंग के ऊपर में नहीं आता है। बीजेपी इज़ नॉट अ वेरी टैलेंटेड पार्टी, उसके अंदर बहुत टैलेंटेड मिनिस्टर्स नहीं है। पर विजय मानकर ने ये तो बातें लिखी है, लिखित में, मैं जो कह रहा हूँ लिखित में, ये सारी पॉलिसीज़ भी हमने डिक्लेयर की लोकसभा में, और ये तो मेरे बिल सब पार्लियामेंट को जाते हैं, पिटिशंस गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ में जाती है। जैसे मैंने अभी ये लेबर कोड्स को इम्प्लीमेंट करवाया 2019-20 से, इन्होंने उसको पार्लियामेंट ने पास किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, मेरे पिटिशन के बाद में वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो भाई जब विजय मानकर जो बात करता है, आपका पार्लियामेंट आपको मेरे बिल्स के पहले क्यों नहीं समझ में आई कि बड़ा पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा, 888-900 एमपी करना पड़ेगा। तो ये आपको विजय मानकर जब लिखते हैं, विजय मानकर जब आपको बिल देते हैं, पिटिशन देते हैं, विजय मानकर जब अपनी पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं, उसको बोलते हैं, उसके बाद ही राहुल गांधी को क्यों पता चलता है, केजरीवाल को क्यों पता चलता है, मोदी को क्यों पता चलता है, उसके पहले क्यों नहीं पता चलता है। कोई एक बात तो ऐसे बताए कि वो पहले बोले कि हमने बोला, विजय मानकर के पहले, आज भी चैलेंज है, और ये राइटिंग का प्रूफ है उसका। तो इनडायरेक्टली ये आपकी बातों को स्वीकार करते हैं, हाँ। लेकिन डायरेक्टली आप इन बातों को अगर लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे तो आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए, आपके पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई देना चाहिए देश में, राज्यों में, गाँव में, शहरों में, कस्बों में, तब जाकर के इसका एडवांटेज मिलेगा ना। सर आप क्या प्रयास कर रहे हैं आपकी पार्टी को इस लेवल तक लाने के लिए, जैसा कि आप संकल्पना लेकर कहते हैं कि वन इंडिया पार्टी मूवमेंट हम इसको बनाएंगे? नहीं, मैं पार्टी के एक ज़रूर मैं कहूँगा कि हो सकता है पॉलिटिकल सिनारियों में थोड़ा वीकनेस हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एपीआई पॉलिटिकल सिनारियों में बाकी पार्टीज़ के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन एक बात तो मैं कहूँगा कि हमारे पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स हैं, हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं, वो मैच्योर्ड है, वो कमिटेड है, वो इन बातों को समझते हैं, और वो लोगों को अभी जो है वो पहले भी और अभी ज़्यादा प्रयास करेंगे इन चीज़ों को लोगों तक ले जाने के लिए। और इलेक्शन में भी हम अच्छे से कॉन्टेस्ट करेंगे। 2028 और 29 में जो मेजर इलेक्शंस आ रहे हैं उसको हम बड़े पैमाने पर कॉन्टेस्ट करेंगे, और इस बार हम प्रयास करेंगे कि हम इलेक्ट होकर जाए, पार्टी को और ज़्यादा बड़ा करें, एंड वी विल गेट सक्सेस। हमको मालूम है कि हमें सक्सेस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एपीआई के ऑफिस बेयरर्स और वर्कर्स मैच्योर्ड है। आगे बंगाल के चुनाव है, यूपी के चुनाव है, और भी दूसरे राज्यों के चुनाव है, इन्हें लेकर आपने पार्टी के जो ऑफिस बेयरर्स है, जो वहाँ के स्टेट हेड है या स्टेट के प्रेसिडेंट है, स्टेट सेक्रेटरीज है, उनको किस तरह के आपने निर्देश दिए हैं? क्योंकि नागपुर में आज आपने सेंट्रल सेक्रेटरी की एक मीटिंग अर्जेंटली बुलाई। नहीं, आज का बड़ा मीटिंग था, नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग था पार्टी का, और 10-12 राज्यों से यहाँ पर पूरे ऑफिस बेयरर्स आए हुए हैं। और आने वाले जो इलेक्शन है बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, उसमें हम लोग लिमिटेड वे में कंटेस्ट कर रहे हैं। केरला में हम लोग लिमिटेड वे में कंटेस्ट करेंगे। तमिलनाडु में अभी तो क्लियर नहीं है, लेकिन 2 स्टेट में हम लोग इमीडिएट जो चुनाव आ रहे हैं उसमें कंटेस्ट करेंगे लिमिटेड सीट्स में। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया लाने जा रही है। आरोप है कि इससे अकादमिक तौर पर जो है आरोप है कि इससे सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा। कास्मो ह्यूमनिज्म के प्रवर्तक होने के नाते शिक्षा को लेकर आपका क्या सुझाव होगा? क्या सरकार के दायरे में होना चाहिए, सरकारी तंत्र के दायरे में होना चाहिए, क्या स्वतंत्र वैज्ञानिक होने चाहिए? आपका क्या मत है? देखिए, रेगुलेशन तो रहेगा किसी भी कंट्री में, हायर एजुकेशन में भी पार्लियामेंट का, पॉलिसीज़ का, गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता ही है, क्योंकि यूजीसी का जो भी लॉ, नई शिक्षा नीति है तो पार्लियामेंट पास करेगा। पर फ्रीडम होना चाहिए। देखिए, जब तक आप साइंटिफिक फ्रीडम नहीं होगा, थिंकिंग का फ्रीडम नहीं होगा, इंस्टीट्यूशंस को, यूनिवर्सिटीज़ को, क्योंकि ये तो हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होती है उसमें जो है थॉट का फ्रीडम, साइंटिफिक थिंक जो फ्रीडम है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम अगर नहीं होगा तो आपके साइंटिस्ट उसमें नहीं तैयार हो पाएंगे, अच्छे इकोनॉमिस्ट है, अच्छे फिनांस के लोग हैं, अच्छे जो है एंथ्रोपोलॉजी के जो स्कॉलर्स हैं वो तैयार नहीं हो पाएंगे। तो फ्रीडम होना चाहिए, और एजुकेशन को साइंस और टेक्नोलॉजी, नॉलेज बेस और ह्यूमैनिटी के आधार पर प्रमोट करना चाहिए। यानी साइंटिफिक एजुकेशन हो, नॉलेज बेस्ड एजुकेशन हो, और मानवता को जो प्रमोट करे वो एजुकेशन है। उसमें ज़्यादा हिस्ट्री, कल्चर और रिलीजन, ये सब चीज़ों का ज़्यादा, माइथोलॉजी का ज़्यादा रोल नहीं होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, इसमें जो यूजीसी का जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का रेगुलेशन था, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के लिए बिल्कुल रेगुलेशन होना चाहिए। मुझे याद है जब ऊना की घटना हुई थी गुजरात में, रोहित वेमुला का जो इंसिडेंस हुआ था,
उसके बाद मैंने बहुत बड़ी एक पिटीशन बनाई थी SC/ST की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, और जितने 35 जो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनको दी थी। काफ़ी दिनों तक हमने फॉलो किया, हमारे पार्टी के लोगों ने भी उस पिटीशन को फॉलो किया। उसमें मैंने जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ की बात की थी कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ में लॉ ऑफ रिपारेशन, लॉ ऑफ जो रिपारेशन है मीन्स, और लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन ये होना चाहिए। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है वो उसमें सजेस्ट किया था। 2015-16 की बात मैं कह रहा हूँ। तो जो जाति को भेदभाव को डील करने के लिए एजुकेशन में जो रेगुलेशन है वो ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ इसको थोड़ा फेयर और न्यूट्रल बनाने की ज़रूरत है कि भाई दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का जो है उसमें मौका मिले। जो जस्टिस एंड फेयरनेस की दो चीज़ें जो लॉ का बहुत बड़ी सिद्धांत है वो उसमें होना चाहिए, सबको अपनी बात रखने का मौका मिले। उसके बाद सही गलत का इन्वेस्टिगेशन होके जिसने भी गलत किया है उसके ऊपर में जो है मिनिमम पेनल्टी होना चाहिए और मैक्सिमम भी पेनल्टीज हो सकती। अंतिम सवाल सर, कॉस्मो ह्यूमनिज्म का सिद्धांत मानव कल्याण के लिए कितना जरूरी है, और आपका इस कॉस्मो ह्यूमनिज्म के सिद्धांत को लेकर क्या विजन है जनता के लिए, देश की जनता के लिए, दुनिया की? कॉस्मो ह्यूमनिज्म ये हमारी रियलिटी है। कॉस्मोस यानी पूरी सृष्टि जिसको आप कहते हैं, वो नेचर और हमारी इंसान की बनाई दुनिया, ये तीनों मिला के कॉस्मो ह्यूमनिज्म का रिसर्च है। अब कॉस्मोस तो एक रियलिटी है, हमारा एग्जिस्टेंस ही कॉस्मोस की वजह से है। फिर हमने अपनी दुनिया बनाई है इंसान ने, उसके अपने लॉज है, जैसे ह्यूमन राइट्स का लॉ है, इकोनॉमिक्स के लॉज है, कंप्यूटर्स के लॉज है। फिर कॉस्मोस के अपने लॉज है, जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो ये तमाम चीज़ों को, रियलिटीज़ को समझ के साइंस के हिसाब से कॉस्मो ह्यूमनिज्म बनता है। जैसे जैसे इंसान इसको समझेगा वो ज़्यादा मैच्योर्ड होगा, सुजान होगा। और जैसे अभी ये ईरान और इजराइल और अमेरिका देखिए ना, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इजराइल का एक रिलीजियस ओरिएंटेशन है, ईरान का एक रिलीजियस ओरिएंटेशन है, अमेरिका का एक रिलीजियस अपना ओरिएंटेशन है, और उसका मिलिट्री जो है इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो जब ये चीज़ें जो हैं, इंसान कॉस्मो ह्यूमनिज्म की बात को समझेगा, साइंस और नेचर को, कॉस्मोस को और वेरियस लॉज को, तो वो ज़्यादा मैच्योर्ड होगा और सारे इंसान का, परिवारों का, कंट्रीज़ का जो अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। झगड़ा कम हो जाएगा दुनिया के अंदर में, ख़त्म तो नहीं होगा पर कम हो सकता है काफ़ी हद तक जो है, और सबका डेवलपमेंट बहुत फास्ट अच्छे ढंग से हो सकता है। मानकर साहब, जिन्होंने तकनीक से लेकर विज्ञान तक, संविधान से लेकर अर्थव्यवस्था तक और स्टोन एज से लेकर स्पेस साइंस तक सूक्ष्म विश्लेषण किया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शक इसे सुनने के बाद जरूर सोचने के लिए मजबूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।